गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस क्या होती है उस पर चर्चा कर ली गई थी। आयनिक रेडियस क्या होती है उस पर चर्चा कर ली गई थी। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। एंथैल्पी ठीक है बेटा। चलिए, क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। देखो बेटा क्या होता है, एंथैल्पी मतलब होती है हीट। क्या होती है बेटा? हीट। और वही हीट को हम एनर्जी भी कहते हैं। बात समझ रहे हो? चाहे हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, चाहे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, दोनों बातें क्या है बेटा? सेम चीजें हैं। तो अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी की, तो क्या बात कर रहे हैं बेटा? बोलिए। अब आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि आयन को बनाना। तो आयन को किस तरीके से बनाएंगे बेटा? बताओ। आयन कब बनता है? या तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है बेटा, तब आयन बनते हैं। तो ये आना और जाना क्या वैसे के नॉर्मली बात हो रही क्या? उसके लिए आपको किसी न किसी हीट की रिक्वायरमेंट होगी ना होगी बेटा? बोलिए। तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए आप क्या करोगे? बोलिए। इसीलिए क्या होता है कि किसी भी एटम से, यहाँ पे लिखोगे डिफाइन इसकी, क्या? हीट हीट रिक्वायर्ड heat required heat required to remove removed electron from an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसेस एटम मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है ना? और कहां से रिमूव कर रहे हो इलेक्ट्रॉन बेटा? आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। तो यहां पे लिखोगे हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है ना? आइसोलेटेड गैसेस एटम से हीट, आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है बेटा, वो क्या कहलाएगी? वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, एक आइसोलेटेड यूज किया है और एक चीज गैसियस एटम यूज किया है। तो आइसोलेटेड मतलब होता है एक जगह पे, मतलब केवल अकेला, वहां पे कोई दूसरे एटम नहीं हो। और गैसेस एटम मतलब क्या है? कि कोई गैस है जैसे। क्योंकि बात है बेटा, हमको एक एटम से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है ना? तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बताओ? वो अकेला होना चाहिए और गैसेस स्टेट में होता है, मतलब ये लिक्विड स्टेट जैसे है, तो लिक्विड स्टेट में से बॉन्डिंग हो जाएगी, सॉलिड में तो और क्लोज पैकिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये बताया करना कि एक एटम, ये एक एटम है, उसके चारों तरफ कोई नहीं है, वो अकेला स्वतंत्र फ्रीडम है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये एटम है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो यहां से निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी
बेटा वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा बेटा। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी रिक्वायर हीट, क्योंकि आपको पता है नहीं कि हीट मतलब ये नहीं कि आप गर्म करने लगे उसको, फोटोन के द्वारा, फोटोन के द्वारा हमको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है बेटा। तो हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके बेटा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ के क्या होती है, बोलिए। तो यह डिफाइन दूसरी भी लिख सकते हो क्या, दूसरे डिफाइन में क्या लिखोगे बेटा, लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit, outermost orbit of the an isolated gaseous atom, an isolated gaseous atom is known as आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इन्होंने बता दिया कि किसी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब आउटर मोस्ट सेल की बात करें चाहे हम एटम की बात करें बेटा, बात तो दोनों एक ही है ना, तो डिफाइन दोनों सेम बात कह रही हैं। पहले डिफाइन में क्या था कि भाई कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब एटम क्या, एटम तो सेल से मिलकर बना होता है ना बेटा, तो एटम यहाँ बाहर से निकाल लो तो क्या मतलब है, चाहे कहीं से भी निकाल ले हमसे क्या मतलब, यहाँ पे जैसे जो अंदर का होगा इलेक्ट्रॉन, जो अंदर होगा वहां से भी तो निकाल सकते हो, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ इसीलिए उन्होंने बताया कि अगर हमको हीट मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके आउटर मोस्ट सेल से निकाल लो, ठीक है ना। क्योंकि जो सबसे पहले बने जो एटम एटम के अंदर जो ऑर्बिट होगा पहला वाला वो आउटर मोस्ट वाला ही होगा, वहीं से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप। लेकिन कोई ये कंपलसरी थोड़ी ना है कि आप बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, हम अंदर का मन करके अंदर का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो डिफाइन को समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहे हैं कि ठीक है बेटा। तो ये डिफाइन जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे कि हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही चीज क्या कहलाएगी बेटा, बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है ना। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे देखेंगे हम बेटा, ग्रुप में देखेंगे और किसमें, पीरियड में देखेंगे। लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड। तो ग्रुप और पीरियड में निकालने के लिए कैसे निकालोगे, देखो अब पहले हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 3, 11, 19, 37, यहाँ पे कितना होगा 2, 8 और 2 और 1, यहाँ पे कितना होगा 2, 8 और 1, यहाँ पे कितना होगा 2, 8, 8 और 1, 2, 8, 18, 8 और 1, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हो कि अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे सबसे कम होगा, तो आपने देखा कि जो सबसे नीचे होगा वहां अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत ही आसान बात हो जाएगी, ठीक है। यहां से तो आप क्या लिखोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस if we going to down the group, if we going to down the group, because atomic size is increases, because atomic size is increases due to this attraction force between nucleus and attraction force between nucleus and
आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल के बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स है, उनका अट्रैक्शन फोर्स का मान कम हो गया। अब कम हो गया तो हमको थोड़े से ही हीट में क्या हो जाएगी बेटा, वो चीज क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी चली जाएगी। ठीक है, बात समझ गए। आप देखिए बेटा नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। पीरियड में देखो क्या होगा बेटा, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 6 7 8 9 और ये 10। ये कितना होगा 2 और 1, ये कितना होगा 2 2, ये कितना होगा 2 3, ये कितना होगा 2 4, ये 2 5 2 6 2 7 और 2 8। इनका सबसेल में भी आवश्यकता पड़ेगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको लिखो 1s2 2s1 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है बेटा, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वो चीज तो लगाओगे। अब तुम देखो कि सेल तो कांस्टेंट है, देखो इसमें सेल सारे दो ही हैं, बट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, नियॉन की, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी नियॉन की, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स यहीं पे फील हो रहा। तो क्या आना चाहिए था, लिथियम लेस देन बेरिलियम लेस देन बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन नियॉन। ठीक है बेटा, तो ये आना चाहिए था, जो कि क्या है, ये ऑर्डर गलत है। गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्बिट की नहीं बात कर रहा हूं। तो देखो ऑर्बिटल कहाँ कहाँ है। अब ये देखो 2s2 है ना बेटा, तो s में एक ऑर्बिटल होता है, तो ये सारा फुलफिल्ड है। अब यहाँ पे और कहाँ पे है, ये देखो p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, क्योंकि p में 3 बनते हैं बेटा, और हर एक उसमें ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये नियॉन तो में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, फुलफिल्ड है, 1 2 3 4 5 6 नियॉन में होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो लिथियम का तो सबसे बड़ा, देखिए सबसे कम एनर्जी होगी। फिर ये देखो 1s2 2s2 ये फुलफिल्ड है ना, तो बेरिलियम का एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे, बोरॉन से। तो बोरॉन पहले आएगा, फिर बेरिलियम आएगी। फिर अब देखो, अब कार्बन नाइट्रोजन, तो अब कार्बन भी लिखोगे, कार्बन क्योंकि हाफ फील्ड नहीं है। अब आ जाओ किससे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन हाफ फील्ड नहीं है। देखो 2 4 है, 2 ये 2p3 है, ये देखो नाइट्रोजन 2p3 है कि नहीं, देखो हाफ फील्ड है। तो नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन फिर नियॉन। नियॉन की तो सबसे ज्यादा होगी। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये कोई चीज, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे कि भाई बढ़ती ही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा बेटा, हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल। अब देखो बेरिलियम में सारे 2s2 1s2 2s2 दोनों फुलफिल्ड है कि नहीं, फुलफिल्ड। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं 2s2 में।
अब पी में देखो बेटा, बोरॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 4, कार्बन में 2p2 है, हाफ फील्ड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो बेटा हाफ फील्ड हो गया, तो नाइट्रोजन की जो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा सा और एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में 4 हो गया, हाफ फील्ड थोड़ा एक ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जल्दी निकल आएगा इसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट। इसीलिए नाइट्रोजन की जो एंथैल्पी होगी, भले वो बात पहले है, ठीक है, भले वो पहले है, देखो नाइट्रोजन पहले ना ऑक्सीजन से, देखो उस हिसाब से इसकी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की कम हो गई नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है बेटा, और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन और नियॉन तो फुल फील्ड है, इसीलिए सबसे तक किसकी हो गई, इसकी हो गई। यानी कि इनर्ट गैसेस जो होंगी अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में सबसे ज्यादा आंसर एंथैल्पी रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे कि आंसर एनर्जी अगर कभी भी पीरियड में निकालनी होगी तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो किसी भी मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आंसर एनर्जी का मान डिक्रीज और इंक्रीज होगा, और दिखना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो चाहे तो, लिखिए, इफ यू गोइंग टू लेफ्ट टू राइट in any period the Einstein energy is vary because क्या, because full half filled and fulfilled orbital concept is working, ये लिखना, because half filled and fulfilled concept is working। तुमको जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था बेटा, तो तुमको वहां पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला बताया था कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में तुमको ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी बेटा, बोलिए, बात समझ गए ना, बोलिए बेटा। तो आपको ये देखना है कि भाई कि रिक्वायर जहां पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्सेप्ट लग जाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वहां पे से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, समझ गए ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन लोग कल गेन एंथैल्पी, ओके बेटा, थैंक यू।